प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को नमस्कार। आपके मम्मी पापा को भी प्रणाम कहिए मेरा। हिमालय की बेटियां पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। आज इस टेक्स्ट ऑडियो में हम लोग क्या करेंगे, हिमालय की बेटियां पाठ पहले ही पढ़ लिया है, उसके 2 वीडियो मैंने अपलोड किया था। मुझे काफ़ी अच्छा ये लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या किया है, उसको देखा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ये जब प्रश्न उत्तर का ये वीडियो जो है वो देख रहे होगे, एक्चुअली ऑडियो कह सकते हो, तो इसको क्या करना है आपको, गूगल क्लासरूम में जाकर जहाँ मैंने इसको लिंक किया है मार्क एज डन करना है, जिससे क्या होता है मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों ने ये काम कंप्लीट कर लिया। फिर मुझे स्कूल में अटेंडेंस जो देनी है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, आप लोगों की प्रेजेंट और एब्सेंट उसको मार्क कर देता हूँ। अगर आप लोग बाद में देख रहे हो, मतलब दोपहर को देख रहे हो या कहीं किसी कारणवश शाम को देख रहे हो, तो शाम को मार्क करो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोशिश करो कि आप जब आपकी जिस समय कक्षाएं हैं उस समय आप ज़रूर उसको क्या करो, मार्क करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न अगर हम लोग देख रहे हैं, लेख से नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किस रूपों में देखते हैं। मतलब लेखक यानी यहाँ प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है कि माता तो बहुत प्राचीन काल से माना जा रहा है नदियों को, लेकिन कवि नागार्जुन जो हैं, लेखक नागार्जुन जो है, इन नदियों को और किन रूपों में देखते हैं। नदियों को माँ का स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 2 थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स हुई है। नदियों को माँ का स्वरूप क्या लिखोगे, माँ का स्वरूप तो माना ही गया है, माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। मतलब आप एकदम स्पष्ट है कि लेखक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको और भी रूपों में देख रहे हैं। माता के रूप में तो सभी लोग देखे हैं, बेटी, प्रेयसी, ठीक है, और बहन के रूप में मान रहे हैं। दूसरा प्रश्न अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे तो है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। क्लास 7 में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थियों को पता होगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन इस पाठ के आधार पर हमको बताना है कि नदियों की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होगे मतलब उसका ऑडियो सुने होगे, टेक्स्ट वीडियो देखे होगे, तो आप लोगों को मैंने बताया था उस वीडियो में कि ये जो नदियां हैं, कवि क्या कह रहे हैं, लेखक क्या कह रहे हैं, बार बार मेरे मुंह से कवि इसलिए आ रहा है क्योंकि नागार्जुन जो है कवि के रूप में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने बताया है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन 2 नदियों के बीच से अन्य 2 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी हैं। ये नदियां सुंदर और लुभावनी लगती हैं। कितनी अच्छी बात है। अगर ये वाली लाइन देखो तो दिल ऐसा करता है कि तो अभी जाके हम लोग उसको देख लें कि किस तरह से हिमालय, दयालु हिमालय का दिल पिघलता है और वहाँ पानी जमा होता है। तीसरा प्रश्न है, देखो, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। पहले तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर लोक माता मतलब क्या होता है। लोक माता, लोक मतलब जनता, लोग, माता का मतलब आप समझ रहे हो। माता एक अपने आप में पूर्ण शब्द है। पूर्ण शब्द मतलब यहाँ साहित्यिक रूप में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक बहुत विशाल शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है माता। इसको आप 2 अक्षरों का मेल मत समझिए। एक माता का नाम आते ही आप लोग ध्यान से समझ जाते हो कि एक कल्याणकारी उस रूप जो कि हमें क्या करती हैं, पाल पोस कर इतना बड़ा करती हैं। हमारे जीवन के हर एक पहलू में उनका योगदान होता है। बचपन में बोलने से लेकर, चलने से लेकर, हमारी शारीरिक बनावट से लेकर, अब कैसे मैं उसकी तुलना करूं, आप लोग खुद ही समझ पा रहे होगे मेरी बातों को कि माँ के बिना हमारा जो अस्तित्व है वो संभव नहीं है। तो यानी कि जो हमारी सारी चीज़ें हैं, हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो माँ के शरीर से आया हुआ है।
कहने का मतलब हमारी जो सृष्टि हुई, हमारा जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, माँ से हुआ है। तो वही कह रहे हैं लोक माता, यानी सबकी माता कैसे नदियों को हम कह सकते हैं, ये हमारी तो एक मम्मी है, मतलब मान के चलिए। तो यहाँ लोक माता यानी सभी लोगों की कह सकते हो माता, यानी सभी लोगों का कल्याण करने वाली कैसे हैं। तो जल ही जीवन है, ये हमें पता है, हम लोग लिखते भी हैं। मुहावरा सुविचार वगैरह लिखना हुआ या स्लोगन राइटिंग हुआ तो हम लोग ये लिख देते हैं, ये नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं, ये नदियाँ लोगों के लिए कल्याणकारी हैं एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियाँ गाँवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। मतलब समझे आप, कल्याणकारी कहने का मतलब कि वो सभी लोगों के लिए किस तरह से कल्याणकारी हैं। प्राचीन काल में तो शहर वगैरह वहाँ पर बसे, आधुनिक काल में जो हमारे घर में जो हम मॉडर्न सिविलाइजेशंस देख रहे हैं, आधुनिक जीवन बिता रहे हैं, वो नदियों के किनारे तो नहीं है, मान के चलिए बहुत दूर हैं, लेकिन वो शहरों में जो बिजली पैदा की जा रही है वो बहुत से शहरों में उन जगहों से बिजली पैदा की जाती है नदियों के ऊपर बांध बनाकर। तो आप लोग ध्यान दे रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, नदी के किनारे जो लोग हैं उनको तो प्रत्यक्ष रूप से नदी सहायता कर ही रही है, लेकिन नदी से जो दूर हैं उनकी भी सहायता कर रही, इसलिए लोगों ने तो माता का दर्जा दिया ही है। काका कालेलकर ने उनको लोक माता का दर्जा किया। ये काफ़ी बड़े लेखक हैं, इसलिए उनका नाम दिया है उन्होंने। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, किसकी तारीफ़ की है, नदियों की है, हिमालय की है, उसकी घाटियों की है, पहाड़ियों की है। एक जगह पे जो है समुद्र की भी तुलना उन्होंने प्रशंसा की है कि वो हिमालय से निकलने वाली जो नदी है, हिमालय की जो बेटी है, उसका हाथ उन्होंने क्या किया है, थाम लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न के उत्तर मैंने दिए ये एक कह सकते हो एक नमूना उत्तर है। इन उत्तरों में जो है आप अपने ढंग से क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। कम से कम इतना लिखना है। आप और अधिक जानकारी क्या कर सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार आप पाठ पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर नहीं बताया, वीडियो वगैरह के समय जब बताया गया होगा तो उन पाठों को ध्यान से पढ़कर क्या कर सकते हो, उसको लिखोगे। नदियाँ और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। क्या कह रहा है, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों से कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर हिमालय पर आधारित जितनी भी कविताएं हैं, नदियों पर आधारित जितनी कविताएं हैं, उनको क्या करना है, पढ़ना है। कम से कम आप लोग को एक कविता तो पढ़ना है। अपने मन से आप क्या करिए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, गूगल का सहारा लीजिए, एक कविता पढ़िए नदी के ऊपर और हिमालय के ऊपर, और पाठ में जो नदियों का वर्णन किया गया है कि वो बचपन ऊपर रहती हैं तो कैसे उछलती कूदती हैं, मैदानी प्रदेशों में आकर कैसे बड़ी हो जाती हैं, उसका वर्णन करना है। गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़ना है और उसकी तीनों की तुलना करना है कि उन तीनों में क्या वर्णन किया गया है। यहाँ हिमालय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की कविता मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। हे नागपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरे जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजेय निबंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग के किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल,
मेरे नागपति मेरे विशाल, ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर ध्रुवमेश रे, ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश। सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमीय धारे, जिस पुष्प भूमि की ओर बहे, तेरी बिलगित करुणा उदार, हे नगपति मेरे विशाल। रामधारी सिंह दिनकर। ये एक कविता मैंने लिखा है, दो गोपाल सिंह की और एक दूसरे कवि का नाम जो दिया उन्होंने, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, और फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की आप लोग देख रहे हो, जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में। ये दो कविताएं आपको और पढ़नी है, और पढ़ने के बाद में क्या करना है, तीनों कविताओं में क्या है, तीनों कविताओं में क्या हिमालय के बारे में कौन सी खास बात के बारे में दिया गया है, उनके बारे में क्या करना है, आपको लिखना है। आप लोग को क्या काम करना है, आप लोगों को ना ये तीनों कविताएं ढूंढनी है। मैंने एक कविता लिखी है, दो कविताएं और ढूंढनी है, जानबूझ के मैंने नहीं दिया, थोड़ा सा आप लोग काम करिए। तीनों कविताएं जब आपको मिल जाएंगी ना, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर उसका मैं एक दिन और वीडियो उसका बनाऊंगा, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, फिर से वो कर लेंगे। तो अभी आपका काम क्या है, तीनों कविताएं ढूंढिए, तीनों कविताओं को पढ़िए, अगर समझ में आता है तो उसके उत्तर लिखिए, नहीं समझ में आता है तो तीनों कविताओं की कम से कम 4-4 पंक्तियाँ लिखिए। यह लेख सन 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप 1947 की नदियों को तो जानते नहीं हो कि उस समय की नदियाँ कैसे बहती थी, उस समय नदियों के पानी में कैसा मतलब पानी का स्वरूप कैसा था, मतलब शुद्ध था अशुद्ध था, कितनी सफाई थी, कितनी गंदगी थी, नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे थे, उन शहरों का रूप काया कैसी थी, ये चीज़ें आपको नहीं पता होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने मम्मी पापा का सहारा लेना पड़ेगा, उनसे पूछना होगा कि पापा, पहली बात तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ना यहाँ पर क्या करना चाहिए, किसी नदी में अगर आप लोग स्नान करने गए होंगे, किसी नदी में नहाए होंगे, या किसी नदी को आपने पास से देखा होगा, उसके जल में पाँव रखा होगा, उसके जल को हाथ से छुआ होगा, तो उसका वर्णन आप लिखिए।